नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडल्ट्री की, या सीधा सीधा कहें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप सभी लोगों ने यह जो शब्द है अपने जीवन में कभी ना कभी तो सुना ज़रूर होगा। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि कानून इस गतिविधि को किस नज़रिए से देखता है, क्या कानूनी पक्ष है और यदि यह अपराध है तो कहाँ इसका उल्लेख है और क्या इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि वर्तमान में यह मामला चर्चाओं में क्यों आया है यह भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए, अभी गृह मामलों की एक संसदीय समिति ने कहा है सरकार से कि देखिए, आप व्यभिचार को फिलहाल शामिल कर लीजिए अपराध के रूप में। मामला क्या है तो देखिए, व्यभिचार वर्ष 2018 तक अपराध ही हुआ करता था। यहाँ तक की जो स्थिति थी वह यह थी कि भाई इस गतिविधि को अपराध माना जाता था, जिसके लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत व्यभिचार का जो उल्लेख था यह जेंडर न्यूट्रल नहीं था, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही सजा दी जा सकती थी, महिला को नहीं। तो इसी वजह से उस समय इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। हालांकि डिमांड है वर्तमान में फिर एक बार इस गतिविधि को अपराध के रूप में शामिल करने की। तो एक खास प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है वह प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से अपना आंसर आप लोग को कमेंट कर देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रत्येक बिंदु को और देखेंगे कि आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। समझते हैं इसको एक मूवी के माध्यम से। मूवी जनरली हम लोग क्या होता है ना कि देखते जानते समझते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम लोग कई बार समझना भूल जाते हैं और उसके बाद हम बातें करते हैं कि मूवी अच्छी थी, इसने ये एक्टिंग की, उसका किरदार अच्छा लगा, इस चीज़ ने प्रभावित किया। बट कई बार उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिसको समझ लेना ज़रूरी होता है। मूवी की कहानी आप लोग को पता होगी, यदि आप लोगों ने सिलसिला मूवी देखी है, काफ़ी पुरानी है। बच्चन साहब आपको काफ़ी यंग दिख रहे होंगे। तो मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मूवी में 2 पेयर होते हैं, ठीक है। बच्चन साहब जो हैं इनकी वाइफ होती हैं जया बच्चन, ठीक है। वहीं रेखा की जो होती हैं यह होती हैं संजीव कुमार जी की वाइफ, ठीक है। तो 2 पेयर हो गए, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा आपस में एक दूसरे को काफ़ी पहले से जान रहे होते हैं। विवाह के बाद भी यह मिलते हैं आपस में और फिर एक बार जो इनके मन का प्यार होता है वो जाग जाता है, ठीक है। हालांकि मन का प्यार जाग रहा है तो ऐसी स्थिति में भाई यह तो दूर है, इनका नाम आनंद है मूवी में, ये दूर हैं, इनको चीज़ें नहीं पता, बट इनसे छुपा करके सारे के सारे काम हो रहे हैं। ये दोनों मिलजुल रहे हैं, सारी प्लानिंग्स करते हैं, अपने रिलेशनशिप को और अच्छे से बिल्ड करते हैं, वादे करते हैं। आप सभी जानते हैं ना, जब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, हालांकि बाद में सिर्फ वादे बातें बन के रह जाते हैं, जनरली इंप्लीमेंट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति होती है, यह सब कुछ करते हैं, सारी प्लानिंग हो जाती है। अंत में ये फैसला कहते हैं कि भाई मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, ये फैसला कर लेते हैं कि हस्बैंड को छोड़ देंगे, आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन मूवी जिस समय तक अंत होती है तो यह सब एक फ्लाइट में जा रहे होते हैं, फ्लाइट क्रैश हो जाती है। हालांकि यह बच जाते हैं, तो फिर एक बार इनका जो रुझान होता है वह अपने हस्बैंड की तरफ हो जाता है और ये वापस से फिर अलग अलग होकर के अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं। यह मूवी होती है। अब यह मूवी हमें यह दिखाती है कि आप इनके पति हैं, पति होने के बावजूद आपके इनसे संबंध है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। अब एक कहावत सबके यहाँ पर होती है, वह कहावत यह है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती, ज़रूरी है कि दोनों हाथ मिलेंगे तभी तो ताली बजा पाएंगे आप। क्लियर है बात? तो यानी कि हम हमेशा यह मानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप यदि बॉन्ड अप होता है, उसके लिए जितना एक पुरुष जिम्मेदार होता है उसके लिए उतना ही महिला भी जिम्मेदार होती है। एग्जैक्टली सही बात है ना? ठीक, तो यहाँ पर वही स्थिति है। अब चलते हैं अपने कानूनी प्रावधानों की तरफ और देखते हैं कि इनके द्वारा की गई यह गतिविधि को हमारा कानून किस रूप में दिखता है। अब इससे पहले की स्थिति क्या थी जरा एक बार वो नजर डालते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 2018 तक यदि कोई ऐसा काम करता है जो इस मूवी में किया गया है तो उस स्थिति में व्यवस्था की गई थी आईपीसी सेक्शन 497 के तहत कि देखिए, यह जो गतिविधि है या जो कार्य आप कर रहे हैं यह एक सजा है, जहां आपको 5 वर्ष तक का कारावास, साथ साथ जुर्माना या दोनों की व्यवस्था की जा सकती है आपके लिए, यानी कि आप दोषी माने जाएंगे यदि आपने किसी वैवाहिक महिला से संबंध बनाया तो। यह बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि सारी बात वैवाहिक महिला के लिए थी। स्थिति कैसी थी कि यहाँ पर सिर्फ दोषी पुरुष माना जाएगा। अब हम देखते हैं फिर दोबारा एक बार। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने आपस में रिलेशनशिप बॉन्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कानून है, जो हमारा सेक्शन 497 है, वो यह कहता है कि देखिए, यदि ये दोनों किसी संबंध में हैं, कंसेंट तो म्यूचुअल होगा, अच्छी बात है, लेकिन
इस कंसेंट के बावजूद यह गतिविधि अपराध है यदि आपने पति जी का कंसेंट नहीं लिया, इनसे परमिशन नहीं ली। यदि पति ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहेंगे तो यह एक जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। क्या ये हो सकता है कि पति परमिशन दे उसके बाद में इस तरह का रिलेशनशिप बिल्डअप हो? तो कानून में व्यवस्था यही है कि यदि पति जी परमिशन दे देते हैं, आप रिलेशन में रहते हैं, उस स्थिति में यह एक लीगल सिचुएशन मानी जाएगी। बट अगर पति को नहीं पता, कंसेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड जो है यह ऑब्जेक्शन उठा सकता है और सीधा आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर देगा। लेकिन हमारा जो सेक्शन है वो यह कहता है कि अगर इस पति ने कोई भी मामला दर्ज किया तो उसके संज्ञान लेते हुए सिर्फ और सिर्फ पुरुष के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। महिला पूरी तरह से यहाँ पर सेफ है। ठीक है, यानी कि कानून ने किसे दोषी माना? सिर्फ पुरुष को, महिला को दोषी नहीं माना, जबकि हर रिलेशन में दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार होते हैं। जो कार्रवाई होगी, जो सजा मिलेगी, सिर्फ पुरुष को मिलेगी। क्लियर है बात? अब व्यक्ति अकेला है तो वो स्थिति ठीक है, चल जाएगी। लेकिन मान लो कि व्यक्ति की अपनी एक पत्नी है। अब इस पत्नी को पता लगा कि मेरे पति का रिलेशन था और उसके पति ने मेरे पति को जेल भेज दिया। अब ये महिला भी चाहती है कि भाई ये तो गलत हुआ, क्योंकि हिस्सेदार तो दोनों थे। अब अगर यह महिला चाहे कि इस महिला की वजह से मेरा पति जेल गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ भी था, तो यह जो महिला है मैं चाहती हूँ कि इसको सजा दिलवाई जाए। और अगर यह जाकर के न्यायालय से कहती है कि इनको भी सजा दो, तो न्यायालय कहेगा कि जी ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि दोषी तो बस पुरुष है, महिला दोषी नहीं है। तो महिला सेफ हो जाएगी और सिर्फ सजा मिलेगी पुरुष को। यानी कि हमारा जो लॉ है वो जेंडर बायस्ड है, सिर्फ महिला को पीड़ित मानता है और पुरुष को दोषी मानता है। तो इसी वजह से वर्ष 2018 में हमारे न्यायालय ने क्या किया, इस पूरे के पूरे सेक्शन को रद्द कर दिया। उस समय जो बेंच थी 5 जजों की थी, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस दीपक मिश्रा। वर्ष 2018 का मामला है, याद रखिएगा, जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है ये। क्लियर है बात सभी को? याद रखिएगा कि ये जो बेंच थी 5 जजों की, इन 5 जजों की बेंच में हमारे जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, यह भी इस बेंच में शामिल थे। और इस बेंच ने माना कि देखिए, पहली बात तो हमारा जो कानून है वह जेंडर बायस्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। वहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और साथ साथ यह जो हमारा एक पवित्र बंधन होता है विवाह, उसके लिए ठीक से प्रावधान नहीं करता, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। वहीं साथ साथ इसमें देखा गया है कि यह अधिनियम या यह जो धारा है, यह धारा इस प्रकार का व्यवहार करती है कि पत्नी पति की संपत्ति है और पति की मर्जी के अनुरूप ही सब चीज़ें होंगी। तो इन सभी बातों को आधार बनाया गया, जहां एक तरफ इन्होंने सेक्शन 497 IPC को रद्द किया, वहीं इसके साथ साथ CRPC के तहत भी एक सेक्शन था 198(2), उसको भी इन्होंने इसके साथ ही रद्द कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया था। साथ साथ इस बेंच ने यह भी माना कि देखिए, जिस प्रकार का हमारा यह सेक्शन है वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 21 के विरुद्ध है। यानी कि एक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। किसके मौलिक अधिकारों के साथ? एक पुरुष के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह माना गया। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने आप सभी लोग समान हैं। अब जब कानून के सामने आप समान हैं तो आप लैंगिक आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसी एक कृत्य के लिए जो मिलकर दोनों ने किया, एक को ही सजा क्यों मिल रही है, दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? हमारा जो आर्टिकल 15 है उसमें साफ साफ कहा गया है, चाहे लिंग हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे रंग हो, चाहे मूल स्थान हो, आपके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर दे रहे हैं। आर्टिकल 21 आपकी प्राइवेसी वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति को जीवन के अधिकार मिले हुए हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना, साथ ही जो सर्व स्वीकृत मान्यता होनी चाहिए उन सब के साथ भी खिलवाड़ माना और इसको अंततः रद्द कर दिया। तो 2018 से आज तक यह पूरे के पूरा मामला रद्द है, कुछ नहीं हुआ। पर अब फिर दोबारा यह सब चीज़ें आई हैं चर्चाओं में। उसके पीछे का रीज़न है हमारे 3 कानून। अभी क्या हुआ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ब्रिटिश हमारे पास में सिंबल रह गए हैं, जो औपनिवेशिक प्रतीक हैं, हम उन सबको खत्म करेंगे। तो औपनिवेश प्रतीकों के अंदर 3 कानून हैं, जिनका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन तीनों को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करते हुए एक नए रूप में इसको प्रेजेंट करेंगे, नया नाम देंगे। तो IPC के लिए नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता,
सीआरपीसी के लिए नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसके लिए नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य विधेयक। हालांकि इसको इंग्लिश में कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में ही जाना जाएगा। यह एक परिवर्तन किया है। तो इसी परिवर्तन की वजह से जो मामला था इन तीनों विधेयकों का, यह सौंप दिया गया था गृह मंत्रालयों की समिति को। संसदीय समिति देख रही थी और इसकी पूरी जांच कर रही थी। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक अच्छी खासी 350 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, तीनों विधेयकों को जाना समझा देखा और अपनी कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की और साफ साफ कहा कि कुछ कमियां हैं, इस तरफ आप ध्यान दीजिए। तो उन कमियों में मामला जो था वह यह था कि आईपीसी का सेक्शन 497 हालांकि व्यभिचार के लिए व्यवस्था तो करता है लेकिन जेंडर बायस्ड है। अब क्या करना है कि आप उसको जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को समान माने, दोनों के लिए समान सजा की व्यवस्था भी कीजिए, लेकिन कहाँ करनी है, आईपीसी में मत कीजिए। अब आप एक नया कानून ला रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, तो आप इसके अंदर इसका उल्लेख कर दीजिए, क्योंकि व्यभिचार को एक अपराध की श्रेणी में शामिल करना जरूरी है। तो इनके द्वारा जो ये अनुशंसाएं आई हैं, उन्हीं अनुशंसाओं की वजह से हम ये पूरा मामला डिस्कस कर रहे हैं और ये सब चीज़ें बहुत अधिक फिलहाल चर्चाओं में भी बनी हुई है। क्लियर है इतनी बात? तो ये तीनों जो आपके पास में विधेयक हैं और जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, यह सब कुछ भी याद रखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बात सारा? तो हमारी यह जो राज्यसभा सांसद हैं ब्रिजलाल, उनकी अध्यक्षता में पैनल ने यह सब बदलाव के सुझाव दिए थे और अब इसी के ऊपर लगातार बातचीत बनी हुई है और चल रही है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक प्रश्न जो यहाँ तक आपके सामने आ रहा है वह प्री का प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था यही है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए अब आप इसका आंसर अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। हालांकि यह बात हुई प्री की। मान लीजिए अगर जीएस के पेपर 2 में आपके सामने आ जाए या ऐसे में कहीं आपको शामिल करना पड़ जाए एडल्ट्री या व्यभिचार, तो उस स्थिति में आपके सामने कई बातें आ सकती हैं। या हम लोग बात करें सेक्शन 497 की, तो आपको क्या क्या निहितार्थ दिखते हैं, कई बार पूछे जा सकते हैं, या उसके पक्ष में विपक्ष में आपको कई बातें लिखनी पड़ सकती है। तो देखिए निहितार्थ क्या है। पहला निहितार्थ सिर्फ पुरुष को दोषी मानता है। वहीं पारिवारिक गोपनीयता का प्रश्न आ जाता है, जहां पर पुरुष और महिला यानी कि पति पत्नी दोनों की गरिमा की स्थिति आप देखेंगे। ठीक है, कुछ बातें परिवार के अंदर हम आज भी मानते हैं कि रहनी चाहिए, और अगर कहीं पे आप दोषी मान रहे हैं तो पुरुष और महिला दोनों ही दोषी होनी चाहिए, ये भी क्लियर स्थिति है। साथ साथ हमारा जो सनातन संस्कृति है वहाँ पे माना जाता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, तो इसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए बेहद ज़रूरी है। वहीं हम यहाँ पर यह स्थिति भी देखते हैं कि यदि पत्नी का कंसेंट हो उसके बावजूद पति ऑब्जेक्शन उठा सकता है, केस दर्ज कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो यह सेक्शन था, यह सेक्शन साफ साफ स्पष्ट करता है कि पत्नी जो है वह पति की संपत्ति है, जबकि हमारा न्यायालय मानता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों जीवन साथी हैं, मिलजुल के चलिए, कोई किसी की संपत्ति नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर किसी एक का विशेष अधिकार हो जाए। वहीं हमें इस मामले में यह भी देखने को मिलता है कि हमारा जिस प्रकार का यह सेक्शन था, ठीक है 497, यह एक प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। हमारी जो प्राचीन मान्यताएं थी वह यह थी कि कई बार हो सकता है कि अगर बाल विवाह हुआ है, उस स्थिति में बहुत चलता था पहले कि जो फीमेल है उसको बहला फुसलाया जाए और उसके बाद उसको बातों में ले लिया जाए, कुछ खिला पिला दिया। लेकिन आज के समय में वो सभी बातें मान्य नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो एक पुरानी व्यवस्था, प्राचीन मान्यता थी, हम उसको आज भी 497 के तहत बरकरार रख रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। तो न्यायालय ने कहा कि अगर आप प्राचीन चीज़ों से ग्रसित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या किसी और चीज़ से, तो सबको समाप्त कर दीजिए। यदि हमारे देश में कोई कानून बनाया जाएगा तो यह कानून पूरी तरह से ज़रूरी है कि जेंडर बायस्ड हो, वहीं साथ साथ संविधान की हर एक बात का ख्याल रखा जाए और उसके अनुरूप ही इसको तैयार किया जाए। क्लियर है बात इतनी सभी को? तो ये कुछ निहितार्थ जो आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आज की इस वीडियो की, वो हर एक बात हमने की, बहुत अच्छे से की। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर भी हो गया होगा। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए इसका, तो देखिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए कितने लोग का सही था, और यदि कहीं किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।